नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं गरिमा। जिक्र करेंगे बादशाह का, शहंशाह का। जी हां, वो बादशाह भी हैं, वो शहंशाह भी हैं और इसीलिए कहा जाता है उन्हें सदी का महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन। 70 साल के होने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन और हम सब के लिए उनकी ज़िंदगी का हर पल ख़ास है, उनका किया हुआ हर काम ख़ास है, उनकी हर अदा ख़ास है। जो भी वो कहते हैं हमारे लिए वो बहुत ख़ास है। हालांकि अमिताभ बच्चन से अगर पूछा जाए तो उनकी ज़िंदगी का ये साल भी ज़िंदगी के बाकी सालों की तरह बहुत आराम से गुजर गया है। चलिए, अमिताभ बच्चन ने अपने सफ़रनामे को हम सबको बताया है और उनसे बात की है मेरे सहयोगी रवि तिवारी ने। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। पीछे मुड़ के अगर एक बार देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है ये पूरा सफ़र, खासकर फिल्मों से लेके और दुनिया के चहेते तक बनने का? इन सब खिताबों में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ और ना ही विश्वास रखता हूँ कि पीछे मुड़ के देखना चाहिए। और जो बीत गई तो बात गई और आगे कल क्या होने वाला है इसकी सोच में और उम्मीद में मैं अपना जीवन जीता हूँ। आप लोगों से जब संपर्क होता है तभी ऐसा सोचने का अवसर मिलता है, लेकिन जीवन सुखमय रहा है, अच्छा रहा है और जैसा भी रहा है, सुख दुख ऊंच नीच ये सब प्रत्येक इंसान के जीवन में आते हैं। मैं कोई भी आम इंसान से अलग नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा रही है, माँ बाबू जी का आशीर्वाद रहा है, स्नेह दर्शकों का रहा है मेरे प्रति और इन्हीं को लेकर के बस आगे बढ़ता रहता हूँ। बच्चन साहब, एक बार बार मतलब जब भी हम आपको सुनते हैं, दर्शक सुनते हैं, तब एक सवाल बार बार आता है, वो है बाबूजी का नाम आता है, उनकी कविताएं आती हैं और वो कविताएं आपको इंस्पायर करती रहीं या फिर जो दूसरी चीज़ें होती रही? और ख़ासकर हम बात करें अगर उनकी जीवनी की बात करें, उनकी मधुशाला से लेके और अग्निपथ तक की बात करें, हमेशा उल्लेख एक मिलता रहा, तो क्या वो इंस्पायर करती रही हैं? कोई भी इंसान जो है वो माता पिता से यदि प्रोत्साहित नहीं होता तो उसमें कुछ खामियां हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ। जिस तरह की परवरिश उन्होंने हमें दी उसको हम याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं परवरिशों की वजह से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसा निर्णायक काम आता है, इसमें निर्णय लेना होता है, तो सोचते हैं कि यदि बाबूजी होते या माँ जी होती तो वो क्या करते, और फिर उस सोच को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे जीवन में हमेशा रहा है। और साथ साथ हाँ, मुझे एक उपलब्धि और मिली है कि बाबूजी का लेखन है, उनकी सोच, उनके विचार, उन सबको पढ़ते रहते हैं और उससे अपने आप को प्रोत्साहित करते रहते हैं। बच्चन साहब अपने वक्त के पाबंद हैं, वो इसके बीच में ट्वीट कर लेते हैं, ब्लॉग लिख लेते हैं, अपने लोकेशन पे और अपनी शूट पे वक्त पे पहुंच जाते हैं। ये जो एक टाइम मैनेजमेंट है वो इस उम्र में और ऐसी शारीरिक अवस्था में कैसे मैनेज करते हैं और अपनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? ये एक सवाल सभी लोग करते रहे लगातार। अब इतनी बार कर चुके हैं कि मुझे भी पता नहीं मैंने कितने जवाब दे दिए इसी में। कुछ नहीं है, केवल यही है कि एक बार अनुमति दे दी किसी काम को करने की तो उसे करना चाहिए, निभाना चाहिए पूरी शक्ति के साथ। अब वो शक्ति कहाँ से आती है और कैसे आती है इसका तो मैं वर्णन कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। केवल इतना जानता हूँ कि यदि एक बार किसी को वचन दे दिया, समय का किसी ने हमको पाबंद कर दिया, तो उसका पालन मैं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं पालन ना करूँ तो मैं उस शख्स का या उस संस्था का निरादर कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। इसलिए जिस समय पे बुलाया जाता है उस समय पे आ जाता हूँ। मुझे साहब, मैं बार दूसरा सवाल वही फिर से पूछ रहा हूँ कि ट्वीट, ब्लॉग, सिनेमा, टीवी, ये एक अलग अलग एज के लोगों के लिए बनी हुई चीज़ें थी और आप हर जगह पे अपने आप को उस उम्र में ढाल के लेते हैं। मैं सिर्फ वही पूछूँ कि ये एनर्जी कैसे ला रहे हैं या अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर लेते हैं? फिल्मों में तो काम कर ही रहे थे। कुछ वर्षों के बाद सन 2000 में टीवी पे काम करने का अवसर मिला, तो उसे करना शुरू कर दिया। वो भाग्यवश कुछ उसको एक सक्सेस मिली। साथ साथ फिर देखा मैंने कि ये इंटरनेट जो है ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत ही पुरसोर एक माध्यम है, जिसकी वजह से हम जितने भी अपने चाहने वाले हैं उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, अपनी बातें उनसे बता सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। वो मुझे अच्छा लगा। एक
अपने चाहने वालों के साथ संपर्क बना रहता था। और एक बार शुरू कर दिया फिर सब प्रतिदिन का ये सिलसिला बन गया है, तो प्रतिदिन उसको करता हूँ मैं। और जिस दिन ना करूँगा उस दिन ऐसा लगता है कि जीवन में या कुछ कमी रह गई है, तो उसको पूरा करना है, चाहे वो रात के 2-3 बज जाए। परिवार को वक्त कैसे दे लेते हैं फिर? उस बीच से वहाँ जाने से पहले परिवार के साथ कभी शिकायत रही परिवार वालों की? आपने होती है कई बार, बहुत देर तक आप मत जागिया कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को मैं संभाल लेता हूँ। एक लंबा फिल्मी करियर के घूम के जब देखते हैं कई बार पीछे किन किन लोगों का योगदान रहा, कैसे मौके मिले? सभी जिन जिन निर्माता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार जिन्होंने मेरे साथ काम किया और इतने खूबसूरत अवसर दिए कि मैं उसको निभा सकूं। ख्वाजा अहमद अब्बास से लेकर के और यहाँ नीचे जो आज की पीढ़ी के जितने भी नौजवान कलाकार हैं और जो निर्देशक हैं, उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है, तो ये मैं अपने आप को भाग्यशाली ही समझूंगा। अचानक छोटा पर्दा बड़ा हो जाता है, ट्वीट के फॉलोवर कुछ इस संख्या में पहुंच जाते हैं। ये एक असल में कई बार ये कहा जाता रहा कि एक मिथक बन जाते हैं बच्चन साहब। जैसे मैं जब आपके सामने बैठ के बातें करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक प्रभामंडल जो है मुझे प्रभावित करता रहता है। कुछ कभी ऐसा मलाल रहा किसी के सामने बच्चन साहब पहुँच के अपने आप को ये लगा कि हमें खुद भी सीखना चाहिए, ऐसा कभी टाइम आया? मैं तो आपसे भी सीखूंगा और आम जनता से भी सीखूंगा। ये तो एक कर्तव्य बनता है प्रत्येक इंसान का, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। कुछ न कुछ गुण जो है वो प्रत्येक इंसान के पास होता है। ऐसा कहना कि सभी गुण जो है वो एक इंसान में, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। तो यदि आप हो या कोई हो या दर्शक हो हमारे, या निर्माता, निर्देशक, कलाकार, सह कलाकार, इन सब से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। आम आदमी की एक फितरत हुआ करती है कि अगर उसकी कोई तारीफ करे तो वो वाकई बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है वो भीतर से खुश होते हों, लेकिन जब भी उनके मुंह पर कोई उनकी तारीफ करता है तो वो असहज नजर आते हैं। वो कहते हैं कि ये साल भी उनकी जिंदगी के बाकी सालों की तरह बहुत आराम से गुजर गया है। उनके लिए इस जन्मदिन में, इस मौके में कुछ खास नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आपको वो दिन कौन से हैं जो अमिताभ बच्चन जब याद करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। लौट रहे हैं फौरन। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। एक बार फिर अमिताभ बच्चन से खास मुलाकात जारी है। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर खुशी नहीं ठहरी तो फिर गम भी नहीं ठहरेगा, और यही फलसफा जिसने समझ लिया वो बनता है जिंदगी में सिकंदर। यही हुआ अमिताभ बच्चन के साथ भी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दिन ऐसे आए जिसने मायूस किया अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत को भी। वो दिन गुजर गए हैं, लेकिन जब भी याद आते हैं परेशान कर जाते हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं बच्चन साहब। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। एक खासकर आपने एक बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था, खासकर कि बिफोर्स के मामले में, कि बाबूजी बड़े आहत रहे। उन्होंने आपसे पूछा था क्या हुआ था वो वाकया, थोड़ा सा बताएं। वो जब इल्ज़ाम लगना शुरू हुआ तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ फ्रंट पेज पर अखबारों में हमारे विरुद्ध कुछ लिखा जाता था। राजनीतिक तौर पे जितने भी राजनीतिक दल थे वो विरोध करते थे, वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे जो कि असत्य था। हमने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें मालूम था कि हम निर्दोष हैं, और अगर हम निर्दोष हैं तो बाहर वाले कुछ भी बोलें उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर समाज था, जनता जो थी, उसका ध्यान भी बदलता गया। पता नहीं पत्रकारों की वजह से या जिस तरह से आरोप लग रहे थे उनकी वजह से। और जब भी हम बाहर निकलें तो एक विरोधी पक्ष हमारे सामने हमेशा खड़ा हो जाता था, और कई एक जगह पर उन्होंने हमारा विरोध किया सामूहिक स्तर पर। तो फिर बार बार जब चीज़ें निकल रही थी तो एक दिन बाबूजी ने बुलाया और कहा कि क्यों बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं जो तुमने गलत किया। मुझे लगा कि अगर बाबूजी इतने प्रभावित हो गए इन सब चीज़ों से तो अब समय आ गया है कि
इसका खंडन करना चाहिए और इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए, ताकि उनके मन के अंदर जो भी शंका है वो दूर हो जाए। और उसी दिन से मेरे भाई साहब ने और हमने तय किया कि हम इसके साथ लड़ेंगे। हम लड़े, 3-4 देशों में हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की और अंत में हमारी विजय हुई और बाबूजी इससे बहुत खुश थे। अभी हाल में पता चला कि एक जो चीफ प्रोसिक्यूटर थे स्वीडन के, उन्होंने कहा कि साहब हमारा तो कभी नाम ही नहीं था उसके अंदर, बल्कि हमारा नाम जो था वो प्लांट किया गया था, ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया गया था। आश्चर्य हुआ हमें कि ऐसे भी काम होते हैं जीवन में जहाँ पर लोगों का नाम जानबूझ करके टाल दिया जाता है, जबकि उनका कुछ लेना देना था नहीं। तो दुख हुआ, और दुख इस बात का हुआ कि बाबूजी थे नहीं हम हमारे बीच, ताकि उनको हम बता सकें कि देखिए इस तरह से ये कांड खेला गया था। यानी ये मलाल रहा है आपको? अब हो गया, हमने तो उनको जीत करके दिखा ही दिया था जब वो जीवित थे। तब उसके पहले ही हमने जो लंदन में हमने कानून की जो कार्रवाई शुरू की थी, और लंदन के जो रॉयल कोर्ट्स हैं वहाँ से जब हमको जीत की प्राप्ति हुई तो हमने बाबूजी को बताया था, तो उससे वो खुश थे। मैं आपकी तरह खुद फांसी नहीं लगूंगा, दूसरों के लिए फांसी के फंदे तैयार करूंगा। जिंदगी के बाजार में जो बाजी आप हार चुके थे उसे मैं जीत के दिखाऊंगा। बच्चा साहब, एक सवाल मेरा आखिरी यही रहा कि 70 के दशक में खासकर विरोध का एक आवाज़ उठती रही, जो सत्ता के खिलाफ थी, जो बुराइयों के खिलाफ थी, और एक आवाज़ अब टीवी पे उठ रही है कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाएगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चन साहब के बीच में। ये पहली बात तो ये कि मेरे ख्यालात नहीं हैं, लेकिन मैं इन ख्यालातों से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ उनको कि कुछ ना कुछ रहा होगा, एक आक्रोश रहा होगा लोगों के मन में उस ज़माने में जब जंजीर और दीवार जैसी फिल्में बन रही थी। इसको स्थापित किया सलीम साहब और जावेद साहब ने एक साथ मिल कर के, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखी। तो उनको ऐसा लगा, ये उनका ज्ञान था, ये उनकी सोच थी या उनका रिसर्च था कि देशवासी जो है वो इस समय नाराज़ है, उसके अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ है समाज के प्रति, सत्ता के प्रति, और उसे निकालने के लिए उन्होंने एक कहानी बनाई जिसमें एक कलाकार खड़ा कर दिया उन्होंने, एक ऐसा किरदार जो कि सत्ता को अकेले हाथ आड़े लेता है। वो जनता को पसंद आया और उसने उसको ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसी तरह कौन बनेगा करोड़पति में कई बार ऐसा एक टैगलाइन बन जाती है कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। बिना ज्ञान के आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप धनराशि नहीं जीत पाएंगे, धनराशि नहीं जीत पाएंगे तो वो काम जो आपने शायद जीवन में करना चाहा हो या अपने जीवन को बदलना चाहा हो, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा लगा कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम मुलाकात करते रहते हैं। यही बहुत पिछड़े हुए इलाके से आते हैं, ख़ास तौर से महिलाएं, उनको अवसर नहीं दिया जाता है, उनको बल्कि रोका जाता है, अन्याय होता है उनके साथ। वो कहीं ना कहीं से कर्जा ले करके वो अपने आप को शिक्षित करती हैं, जबकि समाज और जो भी गांव वाले हैं आसपास के सब उनकी निंदा करते हैं। लेकिन एक महिला अपने आप को स्वयं अपने बल पर, अपने आत्मबल पर अपने आप को शिक्षित करती है और इस काबिल बनाती है कि वो आकर के मेरे सामने वहाँ हॉट सीट पर बैठे सही सवालों का उत्तर दे और ढेर सारी धनराशि जीत करके जाए। तो कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि नारी होना कोई बुरी बात नहीं है, नारी के अंदर भी दम है और यदि उसे अवसर मिले तो वो भी वो करके दिखा सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। आमतौर पर व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप रिटायरमेंट कब करेंगे? जी, क्या आपने कोई ऐसी परिधि बनाई है या लगातार सतत कार्य? ये परिधि मैं नहीं बनाऊंगा, ये जनता बनाएगी हमारे देश की। वो कहेगी कि साहब आप अब जो काम कर रहे हैं या जैसा आप दिख रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा हमको, तो आप शांत हो जाइए। फिल्मों में ऐसा ही होता है, हमारा शरीर, हमारा चेहरा, हम जिस तरह से किरदार को निभाते हैं, यही सब हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जिस दिन वो बंद हो जाएगी जनता की ओर से, उस दिन हम लोग घर बैठेंगे। बच्चन साहब, आप ऐसे ही जो है मुस्कुराहट बिखेरते रहें और दीर्घायु रहें, ये हम सबकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। वाकई ये शख्सियत कमाल की है। इसके साथ जब भी बातचीत हो बहुत कुछ ऐसा मिलता है जिसे आप बहुत बार देखना चाहें, जिसे आप कई मर्तबा सुनना चाहें और कई मर्तबा सुनने के बाद भी आपको लगे कि इसे एक बार और सुने जाने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जारी है बिग बी पर हमारी खास पेशकश, रहिएगा हमारे साथ।